नमस्कार। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कराई जाने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आवश्यक रूप से उत्तर प्रदेश से सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं के लिए डिजाइन किया गया है। हम सब पिछली कक्षा में इतिहास से संबंधित और आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों को देख चुके थे। आज की कक्षा में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का ही एक भाग है, उत्तर प्रदेश की चित्रकला, इसको देखेंगे। चूंकि यह जो आज का चैप्टर है यह थोड़ा तथ्यात्मक है, तो आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा। देखने के बाद किताब पढ़िएगा और यह चैप्टर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भी अब जो मेंस का पेपर होता है, चाहे वो लेखपाल हो या अन्य टेक्निकल पोस्ट के हो, अब उसमें भी लोक सेवा आयोग से कम स्तर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन का भी अब अपना लेवल हो गया है। तो कहने का ये मतलब है कि जो अभी हम लास्ट में इसको खत्म करेंगे तो आप क्लियर होगा, कुछ तथ्य ऐसे आपको मिलेंगे कि आप लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी इसे समान रूप से उपयोगी समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश की चित्रकला की जो शुरुआत है उसका साक्ष्य हमें पाषाण काल से मिलता है, खासकर मध्य और उच्च पूर्व पाषाण काल में। यह साक्ष्य कहाँ से था? तो जो मिर्जापुर जिला है, यहाँ मिर्जापुर में एक पहाड़ी है, उसका नाम है सुहागी पहाड़ी। सुहागी पहाड़ी पर्वत, ये जो है सुहागी पर्वत, यहाँ पर शैलाश्रय मिले हैं। शैलाश्रय मिले हैं। शैलाश्रय क्या है? शैलाश्रय एक टाइप की गुफा ही है और गुफा के दीवारों पर चट्टानों को काटकर गुफा बनाई गई है, उसे शैलाश्रय कहते हैं, रॉक शेल्टर कहते हैं। रॉक शेल्टर कहते हैं। इसकी जो दीवार है उस दीवार पर और इसके ऊपर के छतों पर चित्र बनाए गए हैं। ये इसकी खोज जो किए थे एसीएल कार्लाइल। एसीएल कार्लाइल 1867-68 में इसकी खोज किए थे। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के अतिरिक्त, ये मिर्जापुर में है, आप नोट्स बना रहे होंगे इसलिए हम इसको लिख देना उचित समझते हैं। मिर्जापुर के अतिरिक्त और जिले हैं, उस जिले में भी प्रमाण मिले हैं। कौन कौन जिले हैं? प्रयागराज का जिला, इलाहाबाद या प्रयागराज, सोनभद्र है, चंदौली है, इसके बाद बांदा है, आगरा है, मऊ है। तो बांदा और मिर्जापुर ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और मऊ के नाम पे इसलिए हंस रहे हैं कि यहाँ मऊ के भी बैठे हैं, जो टेक्निकल टीम देख रही है ये मऊ के हैं। तो ये जो बांदा है और मिर्जापुर है ये जो है महत्वपूर्ण है। तो हम मिर्जापुर और बांदा दोनों को देखेंगे। तो मिर्जापुर सबसे पहले देख लें। ये जो मिर्जापुर है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है कैमूर पहाड़ी। ये कैमूर पहाड़ी विंध्यन पर्वत, जो विंध्यन श्रृंखला है उसका हिस्सा है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी पर 105 से ज्यादा शैलाश्रय के चित्र मिले हैं। ये चित्र 105 प्लस हैं। ये चित्र में कौन कौन चित्र शामिल हैं? इसमें पशुओं का चित्र है, नाच गाना माने डांस का चित्र है, नृत्य का चित्र है और शिकार करते भी दिखाया गया है, ऐसा चित्र है इन 105 चित्रों में। ये जो चित्र हैं इसमें कौन कौन रंग बनाए गए हैं? इसमें लाल मिश्रित गेरू का प्रयोग किया गया है, और सफेद रंग भी है, पीला है,
और हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है जो मिर्जापुर से मिले हैं। और ये जो चित्र मिले हैं, इन चित्रों से क्या उस समय के समाज क्या थी, उस समय का रहन सहन क्या था, उस समय रोजमर्रा के जीवन में लोग किसी भी चीज को कैसे यूज करा करते थे, इससे इन चित्रों की झलक मिलती है। क्योंकि हम ज्यादातर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसको ध्यान में रख कवर कर रहे हैं, तो इसका जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है उसको हम छोड़ देते हैं, बस केवल यही देखते हैं कि ऐसे ऐसे चित्र यहाँ से मिले हुए हैं। तो जो मिर्जापुर है, तो यहाँ मिर्जापुर में कौन कौन से ऐसे स्थल थे, 105 तो बहुत ज्यादा है, तो कौन कौन स्थल है और उनसे कौन कौन से चित्र मिले हैं, इसको अगर हम देखें तो कुछ स्थल को देख लें जो इंपॉर्टेंट है मिर्जापुर में। एक स्थल है, उसका नाम है लिखुनिया, इंपॉर्टेंट है लिखुनिया। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ स्थल का नाम देगा और एक तरफ वहां से कौन कौन मुख्य चित्र मिले हैं देगा और हमको मिलान करने के लिए देगा। हम देख लें, और ज्यादातर चांस है कि अगर बनेंगे चित्रकला के प्राचीन चित्रकला से, खासकर पाषाण कालीन चित्रकला, तो यहीं से बनेंगे। जो लिखुनिया स्थान है, यहाँ से 3 चित्र विशेष रूप से मिले हैं, और एक चित्र है वो है मयूर का चित्र, दूसरा है नृत्य का चित्र, और तीसरा है हाथी के शिकार करने का चित्र। हाथी के शिकार करने का चित्र है। हाथी के शिकार में दिखाया गया है कि लोग घोड़े से भाला लेकर झुंड बना करके किसी जंगली हाथी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चित्र दिखाया गया है कि हाथी के शिकार का चित्र लिखुनिया। दूसरा है, उसका नाम है घोड़मंगर, स्थल है ये सब, घोड़मंगर ये स्थल है। और ये सब अगर न याद हो तो एक बार दो बार जब हम देखेंगे तो याद हो जाएगा। घोड़मंगर से गैंडे के शिकार का चित्र मिला है, गैंडे के शिकार का चित्र मिला है। गैंडा कैसा कि लोग भाला लेकर और झुंड बनाकर गैंडे को घेरे हुए हैं, और गैंडा अपने सींग पर किसी व्यक्ति को उठाया हुआ है। हो सकता है उस व्यक्ति की को गैंडा मार रहा हो और इसी के लिए लोग गैंडों को नियंत्रित करने के लिए उसका शिकार कर रहे हो। तो कहने का मतलब है उस समय लोगों की जो सहानुभूति थी, जो संवेदनशीलता थी, वो इससे दिखता है। घोड़मंगर के बाद एक और मिर्जापुर में स्थान है, उसका नाम है भंडरिया। भंडरिया, जो भंडरिया है वहां से ऊंट का सुंदर चित्र मिला है, ऊंट का सुंदर चित्र मिला है भंडरिया से। और एक स्थान है, उसका नाम है कोड़ाकोट। कोड़ाकोट, जो कोड़ाकोट है, यहाँ से 2 चित्र मिले हैं। एक चित्र मिला है प्रेत का चित्र, अगर हम ऐसे कहें कि भूत प्रेत का चित्र या प्रेत का चित्र मिला है। एक प्रेत का चित्र मिला है कोड़ाकोट से, कोड़ाकोट है, कोड़ाकोट से मिला है प्रेत का चित्र। और दूसरा चित्र मिला है शाही का चित्र। शाही एक जंतु है और एनिमल है, वो बड़े बड़े कांटे होते हैं और छट 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 की आवाज आती है जब कहीं से गुजरता है। इसका भी लोग शिकार आज भी करते हैं, खाते हैं कुछ लोग, और हम देखे हैं व्यक्तिगत रूप से इसको नजदीक से। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसके कांटा को 2 घरों के बीच में लगा दें तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। यह अतार्किक और आधारहीन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोड़ाकोट के बाद एक और स्थल है, उसका नाम है सुरहो घाट। 15 नहीं, सुरहो घाट। सुरहो घाट, सुरहो घाट से जो है सुअर का शिकार का चित्र मिला है, सुअर के शिकार का। और ऐसा दिखाया गया है सुरहो घाट से कि जिस सुअर का शिकार हो रहा था वो चिघर रहा था, कहर रहा था, तो लोगों के अंदर करुणा भी थी, ये प्रमाण देता है। उसके बाद एक और मिर्जापुर का स्थल है, उसका नाम है विजयगढ़। विजयगढ़, जो विजयगढ़ है, यहाँ से 3 मनुष्य का चित्र मिला है। ये सब मिर्जापुर में है, 3 मनुष्य का चित्र मिला है, और तीनों मनुष्य 3 रंग के दिखाए गए हैं। एक लाल कलर है, एक पीले कलर है और एक हरे कलर में है। तो ये है विजयगढ़ के, ये हमारे मिर्जापुर की खूबसूरती थी। दूसरा जिला इसी से संबंधित है जो इम्पोर्टेंट है, वो जिला है, आप लोग लिख लिए होंगे, हम स्क्रीन छोड़ दे रहे हैं। दूसरा जिला है बांदा। जो बांदा जिला है, यहाँ से 2 स्थल महत्वपूर्ण हैं। एक स्थल है मानिकपुर, मानिकपुर, और दूसरा स्थल है, पहले मानिकपुर देख लें,
जो मणिकपुर है यहाँ पर एक चित्र मिला है और उसपे दिखाया गया है कि गुफा के द्वार पर एक चोंचदार मनुष्य बैठा है, चोंचदार मनुष्य बैठा है। तो इससे प्रमाण मिलता है कि अगर किसी गुफा के द्वार पर चोंचदार मनुष्य, जब हम रामायण हम लोग देखते हैं तो जो गरुड़ महाराज थे तो उनका चोंच था, ऐसा चोंचदार मनुष्य बनाकर बैठाया गया है। तो इससे प्रमाण मिलता है कि हो सकता है कोई गुफा तंत्र मंत्रशाला रही हो, वहां अंदर कुछ तंत्र मंत्र जैसा कुछ कांड हो रहा हो इसमें मणिकपुर में। और दूसरा क्या था, एक था उसका नाम था करिया कुंड। करिया कुंड भी बांदा में है। यहाँ से दिखाया गया कि एक आदमी धनुष और बाण लेकर के एक बारहसिंघा का पीछा कर रहा है। तो धनुषधारी बारहसिंघा का पीछा कर रहा है, सिंहा का पीछा कर रहा है। अच्छा, व्यवहारिक में देखे तो एक धनुषधारी किसी बारहसिंघा को थोड़ी मार पाएगा, लेकिन इससे दिखाया गया को अपने टेक्निकल डेवलपमेंट उनका जो था उसको लेकर वो बड़े उत्साहित थे। तो ये तो था पाषाण कालीन चित्रकला जो हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बाद का जो काल था उसमें चित्रकला के बहुत ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आते हों। तो हम देखते हैं इसमें एक स्थल है फतेहपुर सीकरी, और पिछली कक्षा में इसको स्पष्ट कर चुके हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी जो है वहां से कौन कौन चित्र मिले हैं इसको देखें। अकबर का एक दरबारी था, उसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल एक बायोग्राफी लिखा था, वो अकबर का था। चूंकि अकबर अनपढ़ था तो उसका अपना कोई नहीं ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब बायोग्राफी थी। अबुल फजल लिखा था, उसका नाम था आइन ए अकबरी। इस आइन ए अकबरी में एक प्रमाण मिलता है कि जो फतेहपुर सीकरी, इसमें अकबर एक डेडिकेटेड भवन बनाया था चित्रकला के लिए। वह भवन केवल चित्रकला के लिए था। तो एक भवन बनवाया था, वो भवन का नाम था तस्वीर खाना। जो ये तस्वीर खाना है, इस तस्वीर खाना में 100 से ज्यादा चित्रकार कार्य करते थे। 100 से ज्यादा चित्रकार कार्य करते थे। ये कौन बता रहा है? अबुल फजल बता रहा है आईने अकबरी में कि फतेहपुर सीकरी के भवन के तस्वीर खाने में 100 से ज्यादा चित्रकार कार्य कर रहे हैं। ये जो 100 से ज्यादा चित्रकार थे, ये मुगल काल के 1400 पांडुलिपि बनाए थे। 1400 चित्रों को एक साथ कलेक्ट किए थे। इसे मुगल काल की एक विशाल पांडुलिपि कहते हैं हम। पांडुलिपि माने भोजपत्र वगैरह पे बनाया गया था, पांडुलिपि थी। इस पांडुलिपि को आज हमजानामा कहते हैं। उस समय इसका नाम हमजानामा रखा गया। ये 14 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। 14 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि हमजानामा के लगभग 150 से ज्यादा, 170 से ज्यादा ऐसी कापियां हैं जो आज दुनिया के तमाम लाइब्रेरी में रखी गई हैं। इतनी इसकी प्रासंगिकता थी। अकबर के ही देखरेख में हमजानामा बना था और वही 100 से ज्यादा चित्रकार बनाए थे। अकबर के समय चित्रकला का विकास ऐसा हुआ कि केवल हमजानामा ही नहीं बल्कि एक और था रमजनामा। ये ग्रंथ भी बना। ये भी चित्रों का ही एक संग्रह है। कहा जाता है कि यह महाभारत जो है उसके चित्र का कलेक्शन है रमजानामा। इसके साथ और है, जैसे है तारीख ए खानदाने तैमूरिया, ये भी ग्रंथ है चित्रों से ही। तैमूरिया। एक है तारीख ए रसीदी। एक है वाकयात ए बाबरी। अन्य भी
अकबर हैं, अकबर जो है उनके शासनकाल में अन्य ऐसे चित्रकला के संग्रह बने हैं और हम कुछ चित्रों का नाम बताए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको करिएगा, अगर कोई महत्वपूर्ण मिले उससे संबंधित चित्रकला से संबंधित कोई पुस्तक या ग्रंथ जो मुगल काल में लिखे गए हैं तो आप उसको याद करिएगा। तो अकबर के बाद उसका उत्तराधिकारी जहांगीर आता है। जहांगीर भी चित्रकला का प्रेमी था और चित्रकला का इतना प्रेमी था कि इतिहासकार बताते हैं कि अगर जहांगीर कोई चित्र को देखे तो यह बता सकता था कि इस चित्र का अलग अलग भाग कौन कौन चित्रकार बनाए हैं, इतना प्रेमी था। तो जहांगीर अपना स्वयं स्टूडियो बनाया था। स्टूडियो मतलब चित्रशाला हिंदी में कहते हैं, स्टूडियो ही याद रखेंगे हम। जहांगीर जहांगीर का अपना चित्रशाला था, अपना चित्रशाला था। जहांगीर शिकार का चित्र पसंद करता था, शिकार का चित्र पसंद करता था, पक्षियों का चित्र पसंद करता था। जहांगीर फूल पत्तियों का चित्र पसंद करता था, फूल पत्तियों का चित्र पसंद करता था। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी, ये मतलब है। और जहांगीर के दो महान चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। एक का नाम था उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, और दूसरे थे अबुल हसन, अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को जहांगीर नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था, नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। और जो अबुल हसन है इन्हें नादिर उल जमा की उपाधि दिया था, नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। ये जो उस्ताद मंसूर है ये पक्षी चित्र खूब अच्छा बनाते थे, पक्षी चित्र खूब अच्छा बनाते थे। एक जितना हम बता रहे हैं सब कारनामा फतेहपुर सीकरी में हुआ था, तो इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा सेगमेंट इससे टच करता है, तो बता दे रहे हैं। और अगर हम कोई चीज जानकारी के लिए पढ़ ही लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आए या न आए, लेकिन हमारे लिए कभी न कभी तो यूजफुल होगी, किताब पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जहांगीर के बाद इसका उत्तराधिकारी शाहजहां आता है। इतिहास में तो हम सब देख ही चुके हैं, शाहजहां आता है। शाहजहां के समय में चित्रकला बहुत ज्यादा नहीं विकसित हो पाई, क्योंकि शाहजहां के समय जो स्थापत्य कला में भवन निर्माण कला थी उस पे खूब काम हुआ, चित्रकला पे बहुत काम नहीं हुआ। लेकिन जो जहांगीर द्वारा चित्रकला बनाई गई थी उसका संरक्षण बखूबी शाहजहां ने दिया था। शाहजहां का एक पुत्र था, उसका नाम था दारा शिकोह, उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह कहने का मतलब मुगल राजकुमार था। ये चित्रकला प्रेमी था, चित्रकला प्रेमी था और 40 चित्रों का एक एल्बम बनाया था, 40 चित्रों का एक एल्बम बनाया था। जो 40 चित्रों का एल्बम बनाया था, यह एल्बम आज अंग्रेज ले जाकर के लंदन के लाइब्रेरी में रखे हैं, दारा शिकोह का। उसके बाद शाहजहां के बाद जब उत्तराधिकारी आता है औरंगजेब, औरंगजेब तो औरंगजेब बड़ा अजीब आदमी था। इसके पुरखे चित्रकला पे कितना काम किए थे, ये आ करके चित्रकला को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया, धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। चित्रकला को जब धर्म विरुद्ध घोषित करता है, यही सब कारण था जहांगीर के बाद धीरे धीरे मुगल सत्ता की पतन हो जाती है। तो इसके बाद बुंदेला चित्र शैली है और राजपूताना चित्र शैली है और ब्रज चित्र शैली है, कुछ और भी चित्र शैली है। इरेज करें फिर आपको एक क्रम से बताते चलते हैं। तो मुगल चित्रकला के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जो बुंदेला शासक थे तो उनके काल में जो चित्रकला का विकास हुआ उसे बुंदेला चित्र शैली कहते हैं। तो बुंदेला चित्र शैली, चित्र शैली। तो जो बुंदेला शासक थे उनका नाम था उस समय
वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला के समय में कला का तो विकास हुआ। इनका एक उत्तराधिकारी था, इसका नाम था शत्रु सिंह बुंदेला, शत्रुजीत सिंह बुंदेला। और इनका क्या हुआ कि ये जो शत्रुजीत सिंह थे चित्रकला के प्रेमी थे। इनका एक चित्र है कि वो स्वयं अश्व पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे इनका चित्र है, घोड़े पर बैठे इनका चित्र है। किसका? शत्रुजीत सिंह बुंदेला का। ये अपने हाथ में तलवार लिए हुए हैं, हाथ में तलवार लेकर बैठे हैं। और इनका जो चित्र है इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें वस्त्रों को, परिधान की सुंदरता को दिखाया है, वस्त्र की सुंदरता को दिखाया गया है। और क्या, इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसमें सपाट टीले दिखाए गए हैं, सपाट टीले दिखाए गए हैं। ये वस्त्र की सुंदरता और पृष्ठभूमि में सपाट टीले, ये बुंदेला चित्र शैली की विशेषता थी। और इसके चित्र जो है, एक बहुत अच्छा चित्र है, वो है शत्रुजीत सिंह बुंदेला का, जो वीर सिंह बुंदेला के उत्तराधिकारी थे। व्यक्तिगत चित्र के अलावा, माने शासकीय चित्र के अलावा, इसमें कुछ और चित्र इनकी शैली में मिले हैं। ये चित्र है जैसे कृष्ण लीला का चित्र है, कृष्ण लीला का चित्र है। उसके बाद बिहारी सतसई का चित्र है, बिहारी सतसई इसका चित्र है। और रसराज का भी चित्र है। और इसके अलावा ऐसे ऐसे कई चित्र हैं जो बुंदेला शैली के चित्र हैं। बुंदेला शैली चित्र के अलावा एक और चित्र है, वो है राजपूत शैली का चित्र, राजपूत शैली का चित्र। जो राजपूत शैली का चित्र है, इसमें दो राजपूत शासक दो थे, एक थे कन्नौज के शासक, इनके दरबार में चित्र का विकास हुआ था। और दूसरे थे चंदेल शासक, बुंदेलखंड के क्षेत्र के चंदेल शासक। इनके शासन में राजपूत शैली का विकास हुआ। राजपूत शैली की क्या विशेषता थी कि इस शैली में सुंदरता खूब दिखाई गई है। सुंदरता मतलब सामाजिक संबंधों से संबंधित चीजें दिखाई गई है, अभी समझ जाएंगे। सामाजिक संबंधों से संबंधित दिखाया गया। क्या दिखाया गया सामाजिक संबंध में? एक सजी धजी नारी, सजी धजी स्त्री को दिखाया गया है, नायक नायिका को दिखाया गया है, और राधा कृष्ण को दिखाया गया है, राधा कृष्ण को दिखाया गया है, नायक नायिका को दिखाया गया है, नायक नायिका को दिखाया गया है। और एक सजी धजी नारी, तो मतलब एक सुंदर स्त्री को दिखाया गया है, सुंदर स्त्री को दिखाया गया है। ये है राजपूताना शैली, राजपूत शैली का था। इसके अलावा अन्य भी शैलियां हैं, और ये राजपूत शैली दीवारों पर, कपड़ों पर और बड़े बड़े पेपरों पर बनाई गई थी। इसके बाद ब्रज शैली आती है, इरेज करें फिर ब्रज शैली, यहाँ देख ले, जगह तो है। ब्रज शैली, ब्रज शैली, ब्रज शैली के बैकग्राउंड में जो ब्रज क्षेत्र है, मथुरा, गोकुल और वृंदावन, इसके बैकग्राउंड में जो है पृष्ठभूमि कौन सी थी? और वहां मथुरा क्षेत्र में भी आज ये है, पृष्ठभूमि में मथुरा था। मथुरा के बाद जो वहां पर मथुरा के पास जो है वृंदावन, वृंदावन और मथुरा, वृंदावन, और वही क्षेत्र है जहां पर ब्रज शैली का विकास हुआ। ब्रज शैली का विकास हुआ। इस शैली में कृष्ण को दिखाया गया है और कृष्ण के रास लीला को दिखाया गया है। को हम रिस्क करें फिर आपको बताएं कि एक जैन चित्र की शैली है, उसको देख लें। उसके बाद फिर हम मॉडर्न चित्र शैली की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इरेज करें फिर बताते हैं। एक जैन चित्र शैली है। जैन चित्र शैली के बाद फिर हम आधुनिक चित्र शैली देखेंगे। तो जैन चित्र शैली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैन चित्र शैली। जैन चित्र शैली जो था, इसका विकास अवध में हुआ, जौनपुर और अवध में हुआ है। जौनपुर और अवध क्षेत्र के आसपास हुआ है। जो अवध का क्षेत्र है, जौनपुर हुआ है, वहां पर हुआ है। यहीं से ये चित्र शैली आज मालवा हुआ, गुजरात हुआ, दक्षिण भारत हुआ, यहीं से पूरे भारत में फैली है। पूरे भारत में यहीं से फैली है, जौनपुर और अवध क्षेत्र से। जौनपुर में जो है, एक जो जैन धर्म की रचना है वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र पर पांडुलिपि लिखी गई थी। कल्पसूत्र पर पांडुलिपि बनाई गई थी। और ये कहाँ बनी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, जौनपुर में बनी थी कल्पसूत्र पर। ये जैन धर्म है कल्पसूत्र, इसकी पांडुलिपि जौनपुर में थी। बनाने वाले थे, इनका नाम था देवी दास गौड़ कायस्थ। देवी दास गौड़ कायस्थ। देवीदास गौड़ कायस्थ ने कल्पसूत्र की पांडुलिपि बनाई थी। और ये जो पांडुलिपि है, आज गुजरात के जो जैन संग्रहालय है वहां पर है। गुजरात के जैन संग्रहालय में है। इसके साथ साथ और भी बहुत म्यूजियम है। संग्रहालय में है। इसके साथ साथ और भी म्यूजियम है जहां पर ये है, जो है जैन शैली है। जैन शैली के बाद अगर हम आधुनिक चित्रकला को देखें, तो आधुनिक चित्रकला में जो हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पड़ता है वो है रूमी कलम शैली। रूमी कलम शैली। ये जो रूमी कलम शैली है, ये लखनऊ के आसपास, लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। आसपास के क्षेत्र में रूमी कलम शैली का विकास हुआ। ये जो रूमी कलम शैली है, ये किसका किसका मिश्रण है? इसमें प्राचीन काल के तो तत्व हैं, जो प्राचीन चित्र शैली है, उसके साथ इसमें आधुनिक व्यवहार को जोड़ा गया है। इसमें मुगल शैली भी है। मुगल शैली भी है। कहने का यह मतलब है, अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें भारतीय शैली है। भारतीय शैली है, प्लस इसमें जो यूरोप शैली है, यूरोप शैली का भद्दा रंग लिया गया है। यूरोपियन शैली का भद्दा रंग लिया गया है, मतलब नकल है। यूरोपीय शैली का कुछ कुछ भद्दा नकल लिया गया है रूमी कलम शैली में। कहने का ये मतलब है कि भारतीय शैली जो हमारे प्राचीन काल की शैली थी और जो मुगल काल की शैली थी, वो तो थी ही, और साथ ही यूरोपीय शैली की भी भद्दी नकल थोड़ी से रूमी कलम शैली में देखने को मिलती है। रूमी कलम शैली अवध और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित थी। और इसके साथ अब हम एक और अगली शैली को देखें और इरेज करें, फिर आपको बताते हैं अगली शैली के बारे में। और इसमें जो रूमी कलम शैली है, इसमें व्यक्ति के व्यवहारिक जो नेचुरल ब्यूटी है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति के व्यवहारिक सुंदरता का अंकन किया गया है। सुंदरता का अंकन किया गया है रूमी कलम शैली में। तो इसको इरेज करें, फिर आपको बताते हैं जो अगली शैली है और उसकी महत्वता क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूमी कला शैली के बाद एक और शैली थी जो हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुई थी। उस शैली का नाम था पिचवई शैली। पिचवई ये काफी पुरानी शैली है। पिचवई शैली औरंगजेब के काल की शैली है। पिचवई शैली, जो पिचवई शैली है, ये कहाँ पर विकसित हुआ था? तो ये मथुरा क्षेत्र में विकसित हुआ था। इसका केंद्र था मथुरा क्षेत्र। इसमें जो है वो कृष्ण के श्रीनाथ रूप को दिखाया गया है। हम श्रीनाथ रूप के बारे में बताए हैं, श्रीनाथ के रूप में। इसी कारण इस शैली में जो श्रीनाथ रूप है, इसमें कृष्ण का जो हम बताए थे पिछली कक्षा में, श्रीनाथ रूप में दिखाया गया है। तो श्रीनाथ का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण के जिस चित्रों का प्रदर्शन किया गया है उसमें राधा कृष्ण हो गए,
उसमें गोवर्धन पूजा हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया, उसके बाद होली हो गया, होली हो गया, और उसके साथ रास लीला, रास लीला, ये सब किसमें है? पिछवई शैली में है। और नाथ रूप के रूप में इस प्रकार की है। कहा जाता है कि जो मंदिर है, ये शैली में जो चित्र बने हैं मंदिर की दीवारों पर इसको चिपकाया जाता था, लगाया जाता था, मंदिर के दीवारों पर लगाया जाता था, लगाया जाता था। और इसका जब औरंगजेब मथुरा पर जो राधा वासुदेव कृष्ण का मंदिर है तोड़वाने का काम करता है, आक्रमण करने का काम करता है, अगर सीधी भाषा में कहे तो ये जो नाथ श्रीनाथ के पूजा करने वाले भक्त थे वहां से पलायन कर जाते हैं, मथुरा से पलायन करके वो जाते हैं राजस्थान में। एक स्थान है उसे कहते हैं आज नाथ द्वार स्थान। शैली का पलायन होता है, कहाँ पर होता है? नाथ द्वार में, नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा में, ये आज उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान में है। औरंगजेब के आक्रमण के भय से, कि औरंगजेब चूंकि चित्रकाल कला का तो विरोधी था ही, और उसी की वजह से इस शैली का मथुरा से पलायन होकर हमारे उदयपुर क्षेत्र में चला गया है। तो ये था पिछवई शैली। पिछवई शैली के बाद एक और शैली है, उसको कहते हैं स्ट्रीट शैली, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा स्ट्रीट शैली क्या है। इरेज करके बताते हैं कि स्ट्रीट शैली क्या है। स्ट्रीट शैली या स्ट्रीट आर्ट, स्ट्रीट आर्ट, इसका शब्द से ही हम समझ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं स्ट्रीट वेंडर, फुटपाथ का जो दुकान लगाने वाले हैं, फुटपाथ होता है। कहने का ये मतलब है कि जब ये पश्चिमी देशों में जो स्ट्रीट आर्ट का विकास हुआ, ये स्ट्रीट आर्ट का विकास विरोध और असंतोष के लिए किया जाता था। और आज अपने यहाँ भी होता है, कोई रोजगार के लिए कोई संगठन अगर विरोध करता है, कोई अन्य किसी मुद्दों पर विरोध करता है, तो दीवालों पर उसका कुछ न कुछ लिख के छपवा देते हैं। लेकिन भारत में जब आया तो यह विरोध के लिए नहीं आया, विश्व में तो विरोध के रूप में था। लिखे क्या आप समझ जाएंगे, बता तो दिए, विश्व में विरोध के रूप में था। जब हमारे इंडिया में आया तो इंडिया में ये क्या हुआ? दो रूपों में आया। एक रूप में था कि यह सुंदरता के रूप में आया, सुंदरता के रूप में, और दूसरा आया जन संदेश के रूप में, जन संदेश के रूप में। जब हम जाते हैं कहीं, देखते हैं कि किसी टंकी के ऊपर, भवन के ऊपर, पुल के ऊपर, और किसी बड़े दुकान के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर कुछ चित्र बने होते हैं। और कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो जन सूचना देते हैं, कुछ तो अपने निजी लोग बनवाते हैं, डॉक्टर बनवा देते हैं, रविवार सोमवार को मिलिए, डॉक्टर का चित्र रहता है, उन्हें आला उला लेके बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुंदरता के लिए बनाते हैं, उस पे कोई वृक्ष बनवा देंगे, शेर बनवा देंगे, हिरन बनवा देंगे, वही है स्ट्रीट आर्ट। तो जो स्ट्रीट आर्ट है ये भारत में सुंदरता के लिए आया और जन संदेश के लिए आया। हमारे उत्तर प्रदेश में स्ट्रीट आर्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कौन कौन से वो जगह है? तो जैसे है लखनऊ, लखनऊ में आपको स्ट्रीट आर्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, देश विदेश के कलाकार आके बनाए हैं। अयोध्या में बनाए हैं, खूब देखने के मिलेगा अयोध्या में। उसके बाद वाराणसी में देखने को मिलेगा, वाराणसी में देखने को मिलेगा, गोरखपुर में मिलेगा, और प्रयागराज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रयागराज में मिलेगा। प्रयागराज में जब आप चलेंगे तो चाहे किसी भी क्षेत्र, चाहे संगम क्षेत्र में चले जाए, चाहे सिविल लाइन क्षेत्र में चले जाए, बैंक रोड से होते हुए जब फाफा मऊ की तरफ जाएंगे तो दीवारों पर नाग वासुकी का चित्र, महिला का जल लेकर जा रही है उसका चित्र, संगम में ऋषि मुनियों के स्नान का चित्र, पशुओं का चित्र, ऐसा चित्र भवनों पर, दीवालों पर, टंकियों पर, इन सब पे देखने को मिलता है। तो ये प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्रीट आर्ट है। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, उस योजना का नाम है पेंट माई सिटीज, पेंट माई सिटीज योजना, सिटीज योजना।
जो पेंट माई सिटीज योजना है, ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस योजना के तहत प्रयागराज में आर्ट गैलरी के रूप में रूपांतरित किया गया। प्रयागराज को आर्ट, जो स्ट्रीट आर्ट है, इसकी गैलरी के रूप में रूपांतरित किया गया और प्रयागराज में इतने ज्यादा स्ट्रीट आर्ट बनाए गए कि यह प्रयागराज का स्ट्रीट आर्ट आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। देश विदेश के कलाकार आकर के यहाँ प्रयागराज में ऐसे चित्रों को बनाए हुए हैं और इससे टूरिज्म पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं। तो ये हमारे चित्रकला जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है, जितना किताबें हमें बताती हैं, कुछ इंटरनेट बताते हैं, उसी के सोर्स से हम इसको कवर करने का प्रयास किए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप किताबें तो पढ़ेंगे ही और अपने एग्जाम की गंभीरता को देख करके पढ़ाई करेंगे और ज्यादा ऊपर की इधर उधर की बात करने की मुझे आदत नहीं है। हो सकता है कि आज के बाद हम आपको नए साल में मिलें, क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ व्यस्तताएं रहते हैं, अपने कार्य रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से आप लोग को अपने बारे में बताना हम ज्यादा पसंद करते नहीं हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं, साल तो आते हैं, हर दिन अच्छा होता है, कोई दिन बुरा और अच्छा नहीं होता है और आप ज्यादा आलतू फालतू की बातें सुनने से अच्छा है, आलतू फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कि आप ऐसी ऐसी चीजें पढ़िए कि जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। आपका एग्जाम क्रैक होगा, उससे आपकी लाइफ अच्छी होगी और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिएगा। स्वयं अपने आप पर विश्वास रखने की जरूरत है। कोई पीपीटी, कोई वीडियो लेक्चर, कोई जो टीचर आकर के मीठी मीठी बातें करना, शायरी करना, मैं किसी की यहाँ ऐसी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। सबका अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का और सब। मैं ज्यादा बातें करना भी ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी समय जो है भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो नए साल में नए सोच के साथ आप आइएगा, पढ़ाई करिएगा, आगे बढ़िएगा और हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे पास जो भी कुछ समय मिल जाता है, बच जाता है, पिछले 10 साल 12 साल से जो हम पढ़े हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, तो इस समाज से हमने जितना सब कुछ लिया है, अगर हम उसका एक भी परसेंट, 0.1% में इस समाज को रीडोनेट कर सकूं, दे सकूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। कोई भी एक बच्चा, खासकर बच्चियां, बहुत ऐसी होती हैं बच्चियां, बच्चे जो पैसे के संसाधन से पढ़ाई में बाधा होती है, तो हम उनके पैसे की वजह से अगर पढ़ाई में बाधा ना हो तो उसको अगर हम कुछ मदद कर सके तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। कुछ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जिसपे पैसे देते हैं और पैसे दे करके बहुत सारे कंटेंट की बम्बार्डमेंट कर दी जाती है और लड़का अंततः उन कंटेंट को याद नहीं कर पाता और करता भी है अगर किसी तरह, तो एग्जाम में जाता है और उससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग आयोग में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर और चांसलर, वाइस चांसलर के रूप में हैं, वो सब महोदय के अंदर इतनी योग्यता है को किसी गाइड को देख करके, किसी यूट्यूब चैनल को देख करके, किसी शॉर्ट को देख करके नहीं क्वेश्चन बनाते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और एक स्टूडेंट के लिए अगर वो शिद्दत से और दिशा युक्त मेहनत करे, अपने डायरेक्शन को बढ़िया बना के चले, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। आप किसी वीडियो को बस सहारा मात्र लेकर चलिएगा, किताबें पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा, चुटकुल्ला बोल करके, आलतू फालतू बातें बोल करके अगर आप हमारी तरफ थोड़ा सा हमसे प्रभावित होकर आएंगे तो उससे मेरा क्या हो जाएगा? मेरा भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपका तो नुकसान होगा ही होगा। तो आपसे यही गुजारिश करते हैं, नए साल में आइए, नए एनर्जी के साथ आइए, खूब पढ़ाई करिए, अपने कैरियर को देखिए, अपने फैमिली के कैरियर को देखिए, अपने प्रिय सहपाठियों के करियर को देखिए और इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।